मरने के बाद कोई भूत क्यों बन जाता है? क्या आपने कभी रात के वीराने में इन्हें महसूस किया है? ऐसी भटकती अतृप्त आत्माओं के चुंगल में फंसे आदमी का क्या हाल होता है? भूखा प्यासा, बदले की भावना लिए, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं मन में लिए मरने वाला शख्स अवश्य ही वो भूत बनकर भटकता है। इंसानी दुनिया के परे भी एक अदृश्य दुनिया है, लेकिन इंसान अपनी लालच, खुदगर्जी और खुद को मॉडर्न दिखाने की होड़ में उस दुनिया से टकराने की नासमझी कर ही लेता है। गांव के सभी लोगों के मना करने के बावजूद भी उस भूता हवेली के नए नए मालिक बने प्रभात और नीलिमा अपनी पहली रात गुजार रहे थे और अब सोने की तैयारी कर रहे थे। प्रभात इस वक्त नॉवेल पढ़ने में बिजी था और वैसे भी 21st सेंचुरी में प्रभात जैसा एक मॉडर्न बिजनेसमैन ऐसी भूत प्रेत के लॉजिकल बातों पर कहां यकीन करने वाला था। इतनी बड़ी जमीन, वो भी इतने सस्ते दामों में हासिल कर लेने और अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेने के बाद प्रभात को अपनी बिजनेस स्किल्स और कॉन्टैक्ट्स पर गर्व हो रहा था। वीरानगढ़ एक ऐसी श्रापित और मनहूस जगह थी कि जहां के किसान जी तोड़ मेहनत के बाद भी मुट्ठी भर अनाज में अपना घर चलाने को मजबूर थे। अगर फसल अच्छी हो जाती तब भी किसानों के हिस्से में थोड़ा ही आ पाता था, बाकी अपने आप सड़ जाता था या उसमें आग लग जाया करती थी। उस गांव के राज बाहर की दुनिया में उजागर करने वाला आज तक कोई भी सही सलामत बचा नहीं। गांव को लेकर गांव के लोगों का गांव छोड़कर जाने का मतलब भी असमय दर्दनाक मौत को गले लगाना ही था। मिस्टर भारद्वाज उस फैक्ट्री की जमीन के साथ साथ ही अब वीरानगढ़ के उस रहस्यमय हवेली के भी मालिक बन चुके थे। उस हवेली के हर कमरे में बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे। तलवारें और ढाल दीवारों पर जहां तहां टंगी हुई थी। उसे बनाने में ज्यादातर काले पत्थर का इस्तेमाल हुआ था और लगता था कि वो कोई पुराना राजमहल था। वहां के माहौल में मनहूसियत ही मनहूसियत फैली हुई थी। वो शानदार हवेली जो बरसों से बंद पड़ी थी किसी शमशान की तरह वीरान लग रही थी। 100 से ज्यादा कमरों वाली उस हवेली में सैकड़ों राज दफन थे। प्रभात, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है? मैंने गांव वालों के मुंह से भूत प्रेत की बातें सुनी हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। नीलिमा ने अपने पति से कहा। हंसते हुए प्रभात ने कहा, नीलिमा, तुम कब से इन दक्यानूसी बातों को सच मानने लगी? इस गांव के सभी लोग अजीब हैं। उनकी बात छोड़ो। वी आर मॉडर्न पीपल, एंड हाउ कैन वी बिलीव इन सच सुपरस्टिशंस? हम इन गांव वालों की तरह कम पढ़े लिखे और पिछड़े हुए नहीं हैं। देखो, हमारी फैक्ट्री भी बिना किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट होने को है। हवेली की सफाई भी हो चुकी है। फिर भी तुम क्या बेकार की बातों के पीछे पड़ी हुई हो? क्या तुम मुझे ये नॉवेल पढ़ने दोगी और ये फालतू की बातें सोचना बंद करोगी? आई थिंक यू नीड रेस्ट, ओके? तभी उस बुतहा हवेली के कई सारे दरवाजे एक साथ जोर जोर से बजने लगे। लाइट्स अचानक बंद चालू होने लगे। इससे पहले कि वो दोनों कुछ भी समझ पाते, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कुत्ते रोने लगे। प्रभात ने अपनी पत्नी नीलिमा को समझाते हुए कुछ कहा। डरने की कोई बात नहीं डाली। यहाँ इस तरह की आंधियां चलती रहती हैं और जानवरों की आवाजें आती रहती हैं। लेकिन प्रभात के ऐसा कहते ही उनके कमरे में लगी बड़ी सी पेंडुलम क्लॉक की आवाज उस हवेली में गूंजने लगी। रात के ठीक 12 बज चुके थे। घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर बाद नीलिमा ने देखा कि लाल जोड़ा पहने हुए एक औरत उसके सामने से बहुत तेजी से गुजरी। क्या यह नीलिमा का वाम था या सचमुच उसे वो औरत दिखाई दी थी? पता नहीं कहां से नीलिमा के गालों पर खून की बूंदें टपकने लगी। अब वो हद से ज्यादा डर चुकी थी।
जो भी हो, नीलिमा ने प्रभात को उस औरत और खून की बूंदों के बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल सकी। कमरे में अचानक लाल रंग का धुआं फैलने लगा और अजीब सी चंपा के इत्र की महक आने लगी। प्रभात, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम दोनों को ही यहाँ नहीं आना चाहिए था। घबराई हुई नीलिमा ने अपने पति का हाथ पकड़ते हुए कहा। कमरे का टेम्परेचर अचानक से बहुत कम होने लगा। ये इत्र की खुशबू और ये धुआं सब कहां से आने लगा? अचानक इतनी ठंड क्यों लगने लगी है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मेरा दिल बैठा जा रहा है, नीलिमा ने आगे कहा। हवेली में लगी हुई तस्वीरों के आगे रखी कैंडल्स अचानक से जलने लगी और फिर अचानक प्रभात के हाथ में जो नॉवेल था उसमें भी आग लग गई। ओह गॉड शिट! प्रभात हड़बड़ाया। अब डर का एहसास प्रभात को भी हो रहा था। कमरे में अचानक कुछ लोगों की जोर जोर से हंसने और रोने की आवाजें एक साथ आने लगी। इससे पहले कि वो दोनों एक्ट कर पाते, उनका वो किंग साइज बेड गोल गोल घूमता हुआ ऊपर सीलिंग से जा टकराया और टूट गया। जोर से धड़ाम की आवाज आई। नीलिमा और प्रभात दोनों ही करीब 20 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़े थे। वो दोनों पूरी तरह करा रहे थे। नीलिमा की कमर में चोट आई थी और जबान पर दांत टकराने की वजह से मुंह से खून निकलने लगा था। वहीं प्रभात का हाथ बुरी तरह मुड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ की कोई हड्डी टूट गई थी। उसकी पीठ पर भी चोट आई थी, वो भी पूरी तरह तड़प रहा था। इसी बीच उनके कमरे में रखे फर्नीचर और बाकी चीजें सब एक एक करके हवा में उड़ने लगी। उन दोनों के दर्द से रोने की आवाज के साथ साथ कमरे में कई लोगों की हंसने की आवाजें जोर जोर से गूंजने लगी। ये सब देखकर दोनों की रूह कांप गई और बिना देर किए वे दोनों लड़खड़ाते हुए कमरे के बाहर भागे और दरवाजा खोलते ही बड़ी से मकड़ी के जाल में दोनों उलझ गए। नीलिमा और प्रभात मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। कोई हमारी मदद करो, हेल्प हेल्प प्लीज, हेल्प हेल्प अस। वो लोग इतनी रात में चिल्लाने के अलावा कर भी क्या सकते थे? वीरानगढ़ में मोबाइल नेटवर्क भी बहुत पुअर था, इसलिए वे लोग यार इतनी मेहनत करता हूँ, इतने काम एक साथ कर रहा हूँ, नौकरी पे जाता हूँ, नॉवेल भी लिखता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ, लेकिन ना तो आमदनी बढ़ रही है और ना ही सक्सेसफुल होने की फीलिंग आती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जैसे बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस कैसे इतने सक्सेसफुल और अमीर बने? कैसे? देख, मेहनत तो उन्होंने भी की, कमर तोड़ मेहनत की, लेकिन एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल करके जो बहुत ही आसान लेकिन बहुत इफेक्टिव था। कौन से तरीके की बात कर रहा है भाई? मुझे भी बता। ऐसी मीडियोकर जिंदगी से तंग आ गया हूँ मैं। कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे? जैसे अनाज से भरा ट्रक कैसे खाली किया जाता है? मजदूर एक टाइम में एक ही बोरा उठाते हैं, तू भी एक टाइम में एक ही बोरा उठा। जितनी देर नौकरी पे हो उतनी देर जान लगा कर नौकरी का। हफ्ते का कुछ टाइम अलग से अपनी नॉवेल को दे। सुबह जल्दी उठ के 30 मिनट ट्रेडिंग को दे। फिर देखना तेरी जिंदगी कैसे चेंज होती है। मैं कल से ही ये स्टार्ट करता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, सिर्फ इतने से तू अंबानी या बिल गेट्स जैसा सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। कुछ और ऐसी बातें हैं जिनका तुझे ध्यान रखना होगा, वरना तेरी मेहनत फिर बेकार ही जाएगी। और ये बातें जानने के लिए तुझे मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस डाउनलोड कर पॉकेट FM और सुन ईट दैट फ्रॉग की ऑडियो बुक, हिंदी की सरल भाषा में। ये कैसा अजीब नाम है? जितना अजीब नाम है उतनी ही जादुई किताब है। दुनिया के बड़े अमीर लोगों की जिंदगी बदली है इस किताब ने। तू भी इसकी ऑडियो बुक सुन और कमाल देख। आगे की ऑडियो बुक सुनने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुने इस हफ्ते की ब्लॉकबस्टर लॉन्च ईट दैट फ्रॉग, एक एक्साइटिंग लिमिटेड टाइम ऑफर फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ ओनली ऑन पॉकेट FM। इसलिए वे लोग अपनी आवाज भी बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। प्रभात, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे सिद्धार्थ का क्या होगा? और हमने तो उसे कुछ बताया भी नहीं है। डर से कपकपाती रोती हुई नीलिमा ने अपने पति से कहा, ये सारी बातें बाद में करते हैं नीलिमा, पहले अपनी जान बचाओ और यहाँ से भागो। प्रभात ने कहा। वे लोग जैसे तैसे उस डरावनी हवेली के बाहर निकले। वहां पर उन्होंने देखा कि सामने गार्डन में सफेद और उजले कपड़े पहने हुए एक लंबे बालों वाली औरत एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए घूम रही थी। वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। अरे अरे कोई हमें बचाओ, यहाँ सचमुच भूत है। Somebody please help us! प्रभात भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। इससे पहले कि वो दोनों हवेली छोड़कर बाहर निकल पाते, हवेली का चैनल गेट दोबारा से लॉक हो चुका था। ये सब देखकर नीलिमा और प्रभात का कलेजा मुंह को आ गया था। उनका गला सूख चुका था, वे पसीने से तरपतर हो चुके थे। तभी अचानक से ऐसा लगा जैसे
किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोर से अंदर की तरफ घसीटा हो। दोनों की दिल दहलाने वाली आवाज हवेली में गूंज गई और फिर वो आवाज धूमिल होकर शांत हो गई। अगले दिन जब सुबह हवेली का दरवाजा सभी को दोबारा से एक बार बंद दिखाई दिया और प्रभात और नीलिमा भारद्वाज बाहर दिखाई नहीं दिए, तो गांव वालों को बीती रात वहां क्या हुआ होगा इसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी। उनके मैनेजर मिस्टर बजाज के दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। वो एक लॉयल और डेडिकेटेड पर्सन थे। उनकी काबिलियत पैसों की मोहताज नहीं थी। उन्होंने प्रभात को मना भी किया था इस हवेली में रहने से, पर प्रभात नहीं माने। और अब हश्र ये हुआ कि उनका कोई अता पता नहीं लग पा रहा था। प्रभात और नीलिमा को ढूंढने में गांव में कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं था। ऐसे में मिस्टर बजाज ने प्रभात और नीलिमा का इकलौता बेटा सिद्धार्थ को खबर करना मुनासिब समझा। सिद्धार्थ एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए दुबई गया हुआ था और पिछले एक हफ्ते से वो वहीं पर था। सिद्धार्थ 23 साल का था, बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। वो एक IIT ग्रेजुएट और IIM बैंगलोर से MBA होल्डर था। बचपन से ही उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परमेंट और क्यूरियोसिटी औरों से काफी ज्यादा थी। उसके पेरेंट्स हमेशा से ये चाहते थे कि उनका बेटा अपनी स्टडीज वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस में कर सके और एक टॉप का बिजनेस टाइकून बन सके। सिद्धार्थ लगभग वर्ल्ड की 50 कंट्रीज से उस कॉन्फ्रेंस में आए हुए अपनी उम्र से बड़े लोगों के बीच भी सबसे ज्यादा तारीफ बटोरने वाला शख्स बन गया था। उसके रूरल डेवलपमेंट को लेकर प्रेजेंट किए गए इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था। सिद्धार्थ की मीटिंग ओवर ही हुई थी कि तभी उसके पास मिस्टर बजाज का फोन आया। सिद्धार्थ ने झट से फोन उठाया। हेलो अंकल, कैसे हो? मॉम डैड कैसे हैं? वो बेटा, मिस्टर बजाज हिचकिचाहट से कुछ साफ बोल नहीं पा रहे थे। सिद्धार्थ ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। अंकल, सब ठीक तो है ना? सिद्धार्थ ने कंसर्न होकर पूछा। सिद्धार्थ, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे कहूं बेटा, तुम यहां लौट आओ। इतना कहकर मिस्टर बजाज थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। अंकल, आप मेरी बेचैनी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो। आप मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं रहे हो? सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, फोन पर सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है। तुम अगर हो सके तो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़कर दिल्ली वापस लौट आओ। इतना कहकर सिद्धार्थ के मैनेजर मिस्टर बजाज ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मिस्टर बजाज की कॉल डिस्कनेक्ट करके बजाज जैसे ही मुड़ा, अचानक से उसके आगे एक बूढ़ा बाबा आके खड़ा हो गया। वो अजीब गरीब सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी चेहरे से बहुत गंभीर दिख रहा था, जैसे उसने अपने सीने में कहीं खौफनाक राज छुपा रखे हो। एक बार तो बजाज उसे देखकर डर गया, पर तभी गांव वाले आपस में बातें करने लगे। अरे बाबा आगे, बाबा आगे। मिस्टर बजाज ने समझ लिया था कि ये बूढ़ा इस गांव का सबसे जानकार लोगों में है, जिसे पूरा गांव इज्जत देता है। इससे पहले कि बजाज कुछ पूछ पाता, बूढ़े बाबा ने उसे कहा, उसे यहां मत बुलाओ। एक बार फिर तबाही की आवाज मत दो, सब खत्म हो जाएगा। उसे रोक दो। बजाज ने हैरान होकर पूछा, किसे? बाबा ने कहा, अपने मालिक के इकलौते बेटे को। यह सुनकर बजाज के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ऐसा आप क्यों कह रहे हो बाबा? मैनेजर ने पूछा। इसका जवाब तुम्हें यहां कोई नहीं दे सकता। बस इतना समझ लो कि इस गांव में जो एक बार आया तो वो कभी वापस नहीं जा पाया। हवेली का दरवाजा खुलवाकर तुम्हारे मालिक ने उन ताकतों को फिर से जगा दिया है। तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उस बूढ़े बाबा ने कहा, उस पेड़ से टंगी हुई उन तीनों लाशों को देखो। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे मालिक को इस जगह के बारे में बताने की कोशिश की थी। उस ताकत ने आज इनकी भी जान ले ली। एक बड़े से बरगद के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए उस बूढ़े बाबा ने कहा। उन गार्डन से लटकती लाशों को देखकर बजाज की रूह कांप गई। मानो उसे यकीन हो गया था कि प्रभात और नीलिमा का भी यही हाल हुआ होगा। उसी बीच गांव के एक शख्स ने आकर कहा कि फैक्ट्री में आग लग गई है। सभी गांव वाले हैरान रह गए। सभी के चेहरे पर मातम छा गया। इतने दिनों बाद तो उन्हें रोजगार मिला था, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हुआ था, अब वो भी खत्म हो गया। इस खबर ने गांव वालों को अंदर तक तोड़कर रख दिया। हर तरफ बस उनकी चीख पुकार सुनाई देने लगी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। ये तो सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत है। ये सब
क्या हो रहा है? चाहे जो भी हो, मुझे सिद्धार्थ को रोकना ही होगा, सुशील बजाज ने अपने आप से कहा और तुरंत सिद्धार्थ को फोन किया। तभी अचानक से उनका मोबाइल एक स्पार्क के साथ बंद पड़ गया। बजाज ये देखकर डर गया। बूढ़े बाबा ने कहा, अभिषा अभिषा। बजाज समझ चुका था अब उसके पास और कोई चारा नहीं है। सिद्धार्थ अगली फ्लाइट पकड़कर रात को भी दुबई से जयपुर आ जाएगा और कल सुबह तक गांव भी पहुंच जाएगा और उसके रोकने के लिए बजाज को गांव के बाहर जाना ही होगा। सुबह होते ही मिस्टर बजाज सिद्धार्थ को रोकने के लिए अपनी कार में निकल चुके थे। फ्लाइट सुबह 3 बजे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। कार के गांव पार करते ही शमशान के पास सड़क किनारे लगे बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरती हुई कार के सामने अचानक से एक पेड़ की बहुत बड़ी डाल गिर गई। ब्रेक लगने से पहले ही कार उससे टकरा गई। धड़ाम जोरों की आवाज हुई। मिस्टर बजाज का सिर कार की स्टीयरिंग से बहुत जोर से टकराया। उनके सिर से खून की धार निकलने लगी। कार के बाहर निकल पाना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तभी अचानक कार के सामने के शीशे पर उन्हें एक बेहद खौफनाक चेहरा दिखाई दिया और डर और दर्द के मारे जोर से चिल्लाए। तभी एक पत्थर आके उनकी कार की खिड़की से टकराया और खिड़की का कांच टूट गया। सामने सिद्धार्थ खड़ा है। अंकल डोंट वरी, मैं आ गया। सिद्धार्थ गांव के अंदर आ चुका था। उसे पास देखकर मानो बजाज ने स्ट्रगल करना छोड़ दिया और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब क्या होगा? क्या सिद्धार्थ भी उस अनजान शक्ति का शिकार बन जाएगा जिसने उसके माँ बाप को गायब किया है, या फिर सिद्धार्थ अपने माँ बाप को ढूंढने में कामयाब हो पाएगा? आखिर कौन है ये शक्ति जिसने इतने सालों से गांव वालों का जीना हराम कर दिया है? उसके बारे में बातें करने पर लोग मारे क्यों जाते हैं? ऐसे अनगिनत सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए। वीरानगढ़